ये भारत की सरकार ने मान लिया, मोदी जी आरएसएस के आदमी हैं, अमित शाह आरएसएस के आदमी हैं, और इन आलिमों ने भी मान लिया, माफ कीजिए जाहिल आलिमों ने भी मान लिया। ये कितने बड़े आलिम हैं उसका आपको अंदाजा कर सकते हैं। ये अपने मजहब को नहीं बेच रहे हैं, अपने देश का क्या सत्यानाश कर रहे हैं जो ये डेमोक्रेसी है। अगर हमारा सेकुलर और डेमोक्रेटिक स्टेट और पॉलिटी बचेगी तो मुसलमान भी बचेंगे, ईसाई भी बचेंगे, सिख भी बचेंगे। अगर वो खत्म हो जाएगा तो इनकी दुकानें भी नहीं रहेंगी। एक शौक है मोदी को और शाह को, हथियार खरीदना, जेल बनाना, लोगों को गिरफ्तार करना, सबको थ्रेट करना, लेकिन वो बस आग उगलना जानते हैं, गाली बकना जानते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं, और ऐसे जानकार लोग, ऐसे बड़े लोग जो बहुत ही गहराई से कुछ सब्जेक्ट्स पर जब बात होती है तो हम कुछ ना कुछ सीख करके उठते हैं। इस प्रोग्राम की बड़ी खूबी है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आज हम एक बार फिर शमसुल इस्लाम साहब से बात कर रहे हैं। वो आरएसएस के इश्यूज पर, आरएसएस को बहुत नजदीक से जानते हैं। उसके अलावा मुस्लिम्स के मुल्क की आजादी की तहरीक में जो हिस्सेदारी रही है उस पर काफी कुछ आपने लिखा है। दर्जनों किताबें हैं आपकी। आपने अब तक हमारे यहाँ कई उनके इंटरव्यू देखे हैं। शमसुल इस्लाम साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं, जेएनयू से उनका लंबा ताल्लुक रहा है। और आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर ताजा खबरें तो हैं, लेकिन उसमें यह समझने कि उसकी गहराई क्या है, उसका मतलब क्या है, वो हम समझना चाहते हैं शमसुल इस्लाम साहब से। जो खबरें हैं वो ये कि अभी 2 दिन पहले इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में उलमा की एक मीटिंग हुई। कहने के लिए तो वो इंडिया और इंडोनेशिया के उलमा की मीटिंग थी, लेकिन उसमें अजीज डोभाल साहब थे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। वो आरएसएस के कितने नजदीक हैं, इजराइल के कितने नजदीक हैं, और बहुत सी चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत लोग जो समझदार लोग हैं उनके बैकग्राउंड जानते हैं। वो पाकिस्तान भी रह करके आए थे, और वो बहुत ही दिलचस्प एक अलग से एक कहानी है। कभी अगर कोई वक्त हुआ तो इस पर बात करेंगे। वो उनका क्या मैसेज था मुसलमानों के लिए, क्या कुछ कहने आए थे। यानी हमें तो अब यह भी समझना है कि वो आरएसएस का कौन सा मैसेज था जो मुसलमानों को डिलीवर करना था। उसके अलावा दूसरी जो खबर है वो भारत सरकार की जो माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री की तरफ से मुस्लिम स्टूडेंट्स को, माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप मिल रही थी, पढ़ने में मदद मिल रही थी, स्कॉलरशिप है वो पहली से 8वीं क्लास तक के लिए बंद कर दी गई है। और ये बात समझना बहुत आसान है कि यही वो क्लासेस होती हैं जहां बच्चा ख्वाब देखना शुरू करता है, कुछ बड़े बनने की उसके उम्मीद होती है। वहीं रोकने का इंतजाम कर दिया गया है। इसके अलावा गुजरात इलेक्शन में बाकायदा बुलडोजर को एक तरह से इलेक्शन सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि बाकायदा फ्रंट पेज पर अब तस्वीरें छपवाई जा रही हैं बड़े अखबारों में। यानी एक लड़का बुलडोजर के आगे चलता है, वो चल रहा है और ये देखता जा रहा है, बिल्कुल ऐसा जैसे मुसलमानों के घरों की तलाश है, और जहां भी कोई मुसलमान का घर हो उसको ढहा दो। ये बिल्कुल ये मिजाज बनाया जा रहा है। एक और वाकया बहुत ही दिलचस्प हुआ है। एक फिल्म जो कुछ महीने पहले बहुत कंट्रोवर्सी में थी, जिसको सरकार ने प्रमोट किया था, कश्मीर फाइल्स, जिसमें कश्मीरी पंडितों की कहानी अपने तरीके से पेश की गई थी। उस फिल्म की मुखालिफत करते हुए एक इजरायली डिप्लोमेट बंबई में एक तरह से उसको क्रिटिसाइज किया गया और वो मुल्क छोड़ करके चला गया। उसने ये कहा कि ये फासिस्ट नजरिए को बढ़ाने वाली फिल्म है और ये भारत के कश्मीर पॉलिसी को सपोर्ट करने वाली फिल्म है। अब ये भारत और इजराइल के बीच में क्या कोई कश्मीर पर भी कोई बहस होगी, जहां खुद इजरायली एडवाइजर्स वहां बताए जाते हैं कश्मीर में। इन सब इश्यूज को समझेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि
NSA अजीत डोभाल वो क्या कुछ पैगाम दे करके गए हैं वो उलमा को, या उलमा की क्या ड्यूटी लगा करके गए हैं, क्या कुछ है? पहले तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो बता दीजिए, और आप उसको कैसे समझ रहे हैं वो बता दीजिए। जी, मैं बताने से पहले एक बात जरूर, एक दरखास्त तमाम सुनने वालों से करूंगा। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में हैं सुनने वाले, भयानक सर्दी हो रही है और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह का गुर्बत का दौर है, नौकरियां नहीं है, ये सब नहीं है। मिडिल क्लास के बहुत सारे परिवार जो है वो गरीबी की उसमें आ गए हैं, जद में आ गए हैं, बहुत भयानक। आपके पास जो सर्दी के स्पेयर कपड़े हैं मिडिल क्लास के पास बहुत ज्यादा होते हैं, वो बांटिए। उनको उनको घर के अंदर जमा करके मत रखिए, उनको बांटिए, जरूरतमंदों को दीजिए। मैं सबसे पहली बात आपसे रखना चाहता हूँ। अब मसले पर, असली मुद्दे पर आते हैं। जो काजमी साहब ने भी फरमाया कि हमारे अजीत डोभाल जी जो हैं वो मुसलमान आलिमों की, अंग्रेजी में उलेमा जो है आलिम की जमा होती है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सब उलेमास चल रहा है। तो खैर वो कितना इस्लाम और आलिम और उलेमा को जानते होंगे उससे अंदाजा हो सकता है। लेकिन बात यह है कि एक आदमी, एक भारत का बहुत टॉप, यानी ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जो हैं, इनकी हैसियत प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ी है, होम मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ी है, बल्कि होम मिनिस्टर के बराबर इनकी हैसियत है, क्योंकि इनके पास सारे विदेशी दुश्मनों से देश के अंदर बाहर किस तरह से मुकाबला करना है, कैसे उनकी साजिशों को नाकाम करना है, उसका काम है इन पर। और उसमें बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं कि ये इनके रहते हुए पिछले 3-4 महीने में मेघालय और असम के जो पुलिस की टुकड़ियां वो आपस में भिड़ गई हैं। 20 हमारे पुलिस वाले शहीद हुए हैं। ये सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और उसके बाद सिक्योरिटी एडवाइजर हैं तो आप जानते हैं कि दिल्ली की पुलिस जो है वो सीधा ये कंट्रोल करते हैं। ये जब 3 साल पहले जमुना पार के इलाके में पूरे दंगे हुए थे और उसमें मुसलमान उसका निशाना बने थे, तो ये ही आए थे, होम मिनिस्टर नहीं आए थे, कोई होम मिनिस्ट्री का कोई बंदा नहीं आया था। अजीत डोभाल साहब ने ही दौरा किया था और वो कहा था कि हम सब ठीक कर देंगे, ये कर देंगे। तो ये साहब जो हैं मौलवियों से मिलने आ रहे हैं, और मौलवी सिर्फ हमारे देश के नहीं बल्कि इंडोनेशिया से भी आए हैं, और इंडोनेशिया का तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उसको लीड किया है। मतलब इंडोनेशिया में और हमारे देश में क्या हो रहा है, कोई एक प्रोटोकॉल्स हैं, कोई एक चीजें हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो रहा है, उसको एक मुसलमान संस्थान, एक मुसलमान जहां पर खाने के होटल हैं, जहां कॉफी हाउसेज हैं, जहां कमरे आप किराए पर ले सकते हैं, आप जब दिल्ली घूमने आना चाहें तो वो उन्होंने बुलाया है। होम मिनिस्ट्री ने नहीं बुलाया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, उनके साथ उलमा का एक डेलीगेशन आया है। हा? तो मुझे जो साफ साफ एक बात पता लगती है कि आरएसएस का ये कहना है कि मुसलमान नंबर 1 इंटरनल थ्रेट है, ईसाई नंबर 2 है, कम्युनिस्ट नंबर 3 है। ये चैप्टर 16 बंच ऑफ थॉट में है कि मुसलमान नंबर 1 है। तो मुसलमान अगर नंबर 1 है तो इनसे सुलटने का, इस मुस्लिम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही करेंगे। ये भारत की सरकार ने मान लिया, मोदी जी आरएसएस के आदमी हैं, अमित शाह आरएसएस के आदमी हैं, और इन आलिमों ने भी मान लिया, माफ कीजिए इन जाहिल आलिमों ने भी मान लिया। ये कितने बड़े आलिम हैं उसका आपको अंदाजा कर सकते हैं। ये अपने मजहब को नहीं बेच रहे हैं, मजहब के झंडा बुलंद करके नहीं, सिर्फ नहीं कर रहे, अपने देश का क्या सत्यानाश कर रहे हैं, जो ये डेमोक्रेसी है, जिसका एक डेकोरम होना चाहिए, जिसका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो सच्ची बात यह है कि आरएसएस का जो ये कहना है कि मुसलमान जो है इंटरनल थ्रेट नंबर 1 है, ये दाखिली खतरा नंबर 1 है, तो ये उस हिसाब से डोभाल साहब का आना ठीक है। हमने जरा सा संजीदगी से डोभाल साहब की तकरीर सुननी चाहिए। डोभाल साहब ने इस्लाम की बहुत तारीफ की, इस्लाम की बहुत तारीफ की, और कहा कि इस्लाम के अंदर जो जिहाद है, वो जिहाद अपने से जिहाद सबसे बड़ा है ना।
जब ये मुसलमान बच्चे जो बंद हैं, मुसलमान इंटेलेक्चुअल जो बंद हैं, मुसलमान स्टूडेंट्स जो बंद हैं जेलों के अंदर, जब वो कहते हैं कि हमने कहा जुल्म के खिलाफ जिहाद करो, तो उनका ये तर्क नहीं माना गया है। उनका ये तर्क जो है कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जिहाद का मतलब है ये ISI से जुड़े हुए हैं, जिहाद का मतलब है कि तालिबान से जुड़े हुए हैं। तो ये इनके मुंह से सुनना अच्छा लगा है, लेकिन एक मजे की बात यह है कि, और उसके साथ वो ये कह रहे हैं कि आलिमों का बड़ा काम है नौजवानों को गलत रास्ते पर जाने से बचाना। ठीक है जनाब। अब शर्म की बात यह है कि ये बंदा बोल रहा है, अजीत डोभाल साहब बोल रहे हैं, और उससे एक दिन पहले एक मुसलमान नाम का कातिल, वो अपनी दोस्त का उसने कत्ल किया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, और उसको पुलिस लेकर जा रही है एक टेस्ट के लिए, ये कोई भी एक इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उस पर तलवारों से हमला किया है, एक गाड़ी में तलवारें लाई हैं। वो जो लड़के हैं हिंदू सेना के, उन्होंने साफ कहा है कि हम ये तलवारें हमने फला जगह से वो ली हैं। पुलिस ने उनको पूरा इंटरव्यू करने दे रहे हैं, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू किया है कि हम ये कोई मुसलमान ये करेगा, हम माँ बहन के साथ नहीं करेंगे। ये और बात है कि हिंदू सेना के जो लोग हैं, जब वो हमारे उत्तराखंड में जब वो बच्ची के साथ जो कुछ होता है, उनको फिक्र नहीं होती है। और या उसी तरह के क्राइम्स, जो रेप के केसेस जिसमें गैर मुस्लिम इन्वॉल्व होते हैं, तब उनका हिंदू सेना जो है वो शायद उसको रहता है कि रेप तो तभी होगा जब कोई मुसलमान करेगा, हिंदू रेप करेंगे या गैर मुस्लिम रेप करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये डोभाल साहब ने सिक्योरिटी, मुसलमान सिक्योरिटी थ्रेट है और इस्लाम ऐसा नहीं है, और इस्लाम के मुसलमान नौजवानों को बचाया जाना चाहिए। उनसे किसी आलिम ने, किसी मौलवी ने, किसी जो ऑडियंस में लोग बैठे थे उन्होंने नहीं पूछा जनाब ये कल क्या हुआ है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये 3 साल हो गए हैं, 30 फरवरी के अंदर 3 साल हो जाएंगे दिल्ली में वायलेंस को, जिसका निशाना जो है मुसलमान थे जमुना के उस पार के, और जिसके बारे में यूपी के MLA और दिल्ली के बीजेपी RSS के लोग कह चुके हैं कि सैकड़ों लोग हम लाए थे उसमें, बाहर से सैकड़ों लोग हम लोग लाए थे, और हम लोग उस साक्षी हैं, उसके गवाह हैं कि कैसे हेलमेट पहन कर लोग फायरिंग कर रहे थे, और उनको कभी पहचाना नहीं गया, उनका पता नहीं किया गया। तो उस बारे में कोई सवाल उनसे नहीं पूछा गया कि भाई ठीक है, अब आप इसकी बात कर रहे हो तो जरा सा इसके बारे में भी हमको बताइए। फिर उसके बाद एक और जो बड़ा सवाल है कि ये तलवारें कैसे आ गई, और उसके साथ ही साथ एक दिन पहले मोहन भगवत जी ने क्या बयान दिया है। मोहन भगवत जी ने बयान दिया है, वो तकरीर कर रहे थे बिहार में, दरभंगा में, जरा वो तकरीर सुन लीजिए। इस देश में जो भी रहते हैं वो सब हिंदू हैं, हाँ जी, और हिंदू हैं, चलो ये तो एक बहस है, विवेकानंद जी के जमाने में भी बहस थी। जो प्रोग्रेसिव हिस्टोरियंस हैं वो भी कहते हैं कि हिंदू जो है, ये क्योंकि एक टर्म है, जो भी इंडस रिवर को उस पार रहते हैं वो हिंदू है। विवेकानंद जी ने कहा कि ये जो हिंदू शब्द है ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है, ना कि एक रिलीजियस टर्म है। जो लोग वेदों को मानते हैं उनको वेदांतिस्ट बोलना चाहिए। वो हिंदू तो मुसलमान भी होंगे, ईसाई भी होंगे, सिख भी होंगे और ये भी होंगे, तो ये तो चलिए, लेकिन ये तो वो नहीं कह रहे हैं कि, वो ये कह रहे हैं और जो लोग हिंदुत्व को मानते हैं, यानी हिंदू से वो हिंदुत्व पर आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा एनीबडी हु एग्रीज टू सिंग संस्कृत वर्सेस इन प्रेज ऑफ भारत माता एंड इज कमिटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर ऑफ द लैंड इज अ हिंदू जी। यानी जो संस्कृत के अंदर भारत माता की तारीफ के अंदर जो गा सकता है वो हिंदू है, ठीक है। तो अब मुसलमानों को तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं डोभाल साहब, मुसलमानों को छोड़िए, उनकी तो कोई औकात ही नहीं है ना, तो वो प्रोटेस्ट नहीं करते। जब इतने आलिम, इतने बड़े बड़े आलिम सारी दुनिया के, और जिनके कितनी कितनी दुकानें हैं, एक एक के कितने बड़े बड़े अड्डे हैं, कितनी मस्जिदों पर, कितने मदरसों पर उनका कब्जा है,
तो वो नहीं पूछ रहे, तो बाकी हिंदुस्तान में, हमारे देश के अंदर मुसलमानों को कौन पूछेगा। लेकिन आप ये बताइए कि आप इस देश के सिखों को भी आप हम इसको कहते हैं फिंगर करना, आप उनके उंगल कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि तुम जो है संस्कृत बोलोगे और तुम हिंदुत्व को मानोगे तो तुम इस देश के नागरिक और तुम हो ही, वो तुमको होना ही चाहिए। अगर तुम वो नहीं हो, तो तुम हिंदू नहीं हो, तो तुम भारत में भी नहीं रह सकते हो। तो ये तो आप जैनियों के खिलाफ कह रहे हैं, आप ये ईसाइयों के खिलाफ तो कह ही रहे हैं। चलो, आप वो तो नंबर 2 इंटरनल थ्रेट है। इस देश को तोड़ने का क्या आपने ठेका लिया हुआ है मोहन भगवत साहब? और अगर डोवाल साहब ने अगर इस देश को बचाने का लिया है, तो उन्होंने इस बंदे को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। इसको कहना चाहिए कि तुम मुंह पर पट्टी लगा के रहे भाई, तुम्हारे मुंह में जो बवासीर है ये इस देश को तोड़ने की, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी कीमत तो इस देश ने चुकानी पड़ेगी ना। लेकिन डोवाल साहब उस पर पूरा चुप रहते हैं। और ये हमारे आलिम जो दुनिया और आखिरत की सब चीजें जानते हैं, सच्चाइयां जानते हैं, वो उन्होंने भी कोई सवाल नहीं पूछा। यानी इन आलिमों को ये समझना चाहिए कि इस देश के अंदर अगर हमारा सेकुलर और डेमोक्रेटिक स्टेट और पॉलिटी बचेगी, तो मुसलमान भी बचेंगे, ईसाई भी बचेंगे, सिख भी बचेंगे। अगर वो खत्म हो जाएगा तो इनकी दुकानें भी नहीं रहेंगी। ये मैं इनको बताना चाहता हूं, इन आलिमों को, कि जब बाबरी मस्जिद जिस दिन गिराई गई, उसमें सबसे पहले जिसकी हत्या हुई वो किसकी हत्या थी? जो बीजेपी की माइनॉरिटी कमेटी का, फैजाबाद का, अयोध्या का मुसलमान चेयरपर्सन था, सबसे पहले उसकी हत्या की गई। वो उस इलाके के बड़े जमींदार भी थे। ये जाके 6 दिसंबर 1992 का जरा जाके रिकॉर्ड, पैरा मर्डर जो हुआ था, तो उसको समझ ले वो। तो ये मुझे, मतलब मुसलमानों को कितना बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन ये इस देश का सत्यानाश जरूर करा देंगे। और इस देश का सत्यानाश हो जाएगा इस तरह की मीटिंग्स के जरिए, तो उसमें मुसलमान भी नहीं बचेंगे। जब ये देश नहीं बचेगा, एक डेमोक्रेटिक सेकुलर देश नहीं बचेगा, तो मुसलमान भी नहीं बचेंगे। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। उस दिन आपने प्रस्ताव पास करना चाहिए था कि डोभाल साहब, आप जो बोल रहे हैं, आप कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप इस पर हमें जलेबी पर वो मलाई रखकर खिला रहे हैं, रबड़ी रखकर खिला रहे हैं, लेकिन आप तो देखिए वो क्या कर रहे हैं। उसके खिलाफ कोई तो बोलता, कोई तो कहते। और आप डोभाल साहब का भाषण देखेंगे तो वो क्या कह रहे हैं जनाब डोभाल साहब, कि ये जो है कोई मजहब जो है वो किसी दूसरे मजहब के खिलाफ, नो स्पेस फॉर हेट स्पीच, प्रेजुडिस, प्रोपेगेंडा एंड वायलेंस इन अ डेमोक्रेसी। डोभाल साहब देखिए क्या क्या कह रहे हैं। आप हेट प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, आप किसी के खिलाफ प्रेजुडिस नहीं कर सकते हैं। और एक दिन पहले एक कातिल, एक मुजरिम मुसलमान है, तो उसके साथ आप क्या करने जा रहे हैं? आप एक मुसलमान, एक घर के अंदर एक मुसलमान रहता है, घर उसके नाम का नहीं है, आप उसका पूरा घर ढहा देते हैं। एक बंदा, एक मुसलमान, एक मध्य प्रदेश के शहर के अंदर कोई जुर्म करता है, आप अगर पूरा उस इलाके की सारी मस्जिदें और सब ढो देते हैं। और अमित शाह कह रहे हैं कि देखिए, बुलडोजर से हम किसी को तुष्टिकरण नहीं होने देंगे। यानी 14% मुसलमान, और वो सारे के सारे, उनकी स्थिति गिरती चली जा रही है, वो सारे कमेरे हैं, हाँ? और उनसे उनका तुष्टिकरण हो रहा है, तो उनकी जो कुछ बचे घर हैं, ये है दुकानें, उनको आप तोड़ दे रहे हैं। यही मोदी राज है, अफेक्टिव मोदी राज है 2016 से 2021 के बीच। हाँ, क्योंकि 2014-15 में तो मोदी जी थोड़ा अभी इधर उधर बहुत संसद की जाके उसको सिजदा करते थे, ये सब करते थे, है ना। और जो गाय के नाम पे हत्या करेगा, मैं उसको फला कर दूंगा। जब गांधी जी को किसी उनकी मेंबर पार्लियामेंट महिला ने कहा, तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा, ये सब वो करते थे। लेकिन उसके बाद वो असली रंग में आ गए, असली रंग में आ गए। और असली रंग में आने के बाद आप जानते हैं कि किस तरह से जिनको बेल होनी चाहिए, वो सब जेल के अंदर है जी। और
उसके बाद मैं उसी कंटेक्स्ट में जो इस्लामिक सेंटर में हुआ है उसी कंटेक्स्ट में आपको बताना चाहता हूं। आप जरा सा ये जान लीजिए कि मुसलमानों की क्या तादाद है जेलों के अंदर। जी, ये 2019 में लास्ट टाइम रिपोर्ट जारी की गई थी एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से। जी, ये था एससी जिनको सजा दी गई, सॉरी जी, जिनको सजा दी गई है एससी 21.7%, अंडर ट्रायल 21%, जबकि उनको पॉपुलेशन 16.6% है। जी, एसटी 13.6%, कन्विक्शन हुआ 10.5% अंडर ट्रायल, जबकि इनकी पॉपुलेशन 8.6% है। मुसलमान 16.6%, कन्विक्शन हुआ 18.7%, अंडर ट्रायल है, जबकि उनकी तादाद 14.2% है। और रेस्ट जो हैं वो बाकी जो है 13% कन्विक्शन, 16% अंडर ट्रायल, उनकी तादाद होती है 19.6%। यानी ये जो सरकारी आंकड़े हैं, 50% से ज्यादा जेलों के अंदर एससी एसटी और मुसलमान हैं। जी, और हमको राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस दिन इन आलिमों ने शुक्रिया अदा करना चाहिए था डोभाल साहब के सामने। देखिए, वो भी जेल बंद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कितना जेल कर रहे हैं। और काजमी साहब, अब ये जेल ही नहीं बन रहे हैं, अब आपको कन्फाइनमेंट सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपकी नागरिकता जरा सा भी छुए वाली है तो आप उसके अंदर डाल देंगे। आप जेलों के एक शौक है मोदी को और शाह को, हथियार खरीदना, जेल बनाना, लोगों को गिरफ्तार करना, सबको थ्रेट करना, किसी के साथ शराफत के साथ, पता नहीं अपने घर में भी लोगों के साथ कैसे बात करते होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन वो बस आग उगलना जानते हैं, गाली बकना जानते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं। और ये जो बंदा असम का जो चीफ मिनिस्टर है, जो गुजरात के अंदर जाके कि हम कोई आफ्ताब पैदा नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, उसके यहाँ कितनी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उसके सिपाही मेघालय के लोगों, पुलिस के लोगों को मार दे रहे हैं, उसको बिल्कुल चिंता नहीं है, उसको बिल्कुल चिंता नहीं है। लेकिन वो वहां जाके कि हम किसी को अपीजमेंट नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, कर रहे हैं। ये सवाल तो वहां आने चाहिए थे उस दिन। ये देखिए मैं तो थोड़ा सा कुछ तजर्बे जिस तरह से हुए उसमें तो ये लगता है कि ऐसे किसी आदमी को इनवाइट ही नहीं किया जाता जो सवाल करने की हिम्मत रखता हो। ये बिल्कुल इस किस्म के लोग होते हैं जो पहले से उनके कांटेक्ट में हैं, दिखावे के लिए दाढ़ियां। देखिए, हमने उस हद तक भी देखा है कि बीजेपी की रैलियों में मुसलमान दिखाने के लिए टोपियां खरीद करके ला करके हिंदुओं को टोपियां उड़ा करके भी, तो फिर मुसलमानों में से भी वो छांट लेते हैं अपने काम के लोग, वो ऐसे ही लोग आते हैं। खैर, ये एक बहस है और बहुत ही गहराई से आपने बताया। अब ये बताइए कि ये स्कॉलरशिप खत्म करने का क्या लॉजिक है? ये क्या है इसमें, इसका भाई क्या? आप कैसे मेरे जहन में जो बात आ रही होती है आप पहले से पकड़ लेते हैं, क्या बात है। बात यह है कि मैं अभी तक जो मैं मसले उठा रहा था वो फिजिकल सुरक्षा से मुताल्लिक थे। अब एक और बात जिस पर मुझे लगता है कि शुरू से शाम तक होनी चाहिए थी, और डोभाल साहब से, क्योंकि डोभाल साहब की बहुत चलती है मोदी जी की सरकार में, वो ये कहते कि जनाब अपने एजुकेशन मिनिस्टर को यहाँ बुला लीजिए सर, या कम से कम एजुकेशन सेक्रेटरी को बुला लीजिए। उसी दिन एक नोटिफिकेशन आया है भारत सरकार का, वो ये है कि जो पहली क्लास से 10वीं क्लास तक माइनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था, पहली से 8वीं तक नहीं, पहली से 10वीं तक जो मिलता था। अच्छा, और इसको आप ये समझ लीजिए, ये मुसलमानों को ही नहीं मिलता था, ये सिखों को मिलता था, जैनियों को मिलता था, बुद्धिस्ट को मिलता था, ईसाइयों को मिलता था। जी, लेकिन माइनॉरिटी में चूंकि मुसलमान सबसे ज्यादा है तो उनको ज्यादा नहीं, सबसे खराब हालत में भी है, सबसे खराब हालत में भी हैं। तो बात यह है, उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। बिल्कुल, जिंदगी और मौत। देखिए ना, हमारे यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, और हमारे यहाँ लोग इतना खाना खाकर मर रहे हैं कि उनको हाजबुला और एंटासिड की गोलियां खानी पड़ रही हैं। तो तरह के लोग हैं ना, मुसलमानों में ज्यादा वो हैं जो भूख से मर, और ये तो सभी कहते हैं,
सभी 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 मानते हैं कि गरीबी की रेखा के नीचे जो है सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है, उसके बाद एससी की है, उसके बाद एसटी की है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें यह है कि वो दलितों के पायदान पर ही पहुंच गए। और नहीं पहुंच क्या गए, वो दलित है ही हमेशा से, मुगलों के राज में भी वो दलित ही थे। तो जरा सा ये समझ लीजिए ये क्या लात पड़ी है, ये पेट पे लात नहीं पड़ी है, ये आपके भेजे पे लात पड़ी है। क्या है जरा सा सुन लीजिए। और इसको क्या वाहवाही लूटी थी एक हमारे नकवी साहब ने, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर होते थे। अब तो माइनॉरिटी मिनिस्टर को कोई ताल्लुक ही नहीं, मुझे लग रहा है अब तो काम डोभाल साहब ही माइनॉरिटी मिनिस्टर का काम देख रहे हैं। तो बाकी तो सब क्या होगा। ये देखिए कि ये मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने 2022 के शुरू में ये बयान देते हुए बताया था लोकसभा को कि 2014-2015 में 5.25 करोड़ स्कॉलरशिप दिए गए हैं सारी दुनिया में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को, जबकि मोदी जी के पावर में आने से पहले ये 3 करोड़ थे। 5.25 करोड़ कर दिए गए। बहुत बढ़िया जी, ताली बजा देते हैं, हम ताली बजाते हैं। 2014 और 2015 से 2020-21 के बीच में नकवी साहब ने बताया टोटल 3,36,11,677 लोग थे। 3,36,00,000 मान लीजिए, 3 करोड़ आप 37 लाख मान लीजिए, ठीक है जी। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मुस्लिम स्टूडेंट्स। 53 लाख के करीब क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को, 36 लाख के करीब सिख स्टूडेंट्स को, 13 लाख के करीब बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स को, जैन स्टूडेंट्स को 5 लाख के करीब। और इसमें 9,057 करोड़ रुपए सेंटर ने लगाए। 9,057 करोड़ रुपए, ठीक है जी। और टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल स्कॉलरशिप गारंटी टू माइनॉरिटी स्टूडेंट्स और सारे माइनॉरिटीज को दिया गया 15,154 करोड़ रुपए लगाए जी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो कल आया है उसका आता ना आहट पहले से होने लगी थी जी। 2022-23 में मिनिस्ट्री को जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के लिए दिया गया वो केवल 1,425 रुपए अलॉट किए गए थे। 1,425 करोड़, 1,425 करोड़। हाँ। जबकि वो आप देख रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ों, हजारों करोड़ों के अंदर वो किया जा रहा है, ठीक है जी। और अब जो है इसको उन्होंने खत्म करके 9वीं और 10वीं क्लास कर दिया है। यानी ये कहा जाता था कि आपने अगर किसी से बदला लेना है तो उस परिवार के साथ क्या करो कि जो बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, समझदार हैं, उनको पतंग उड़ाना सिखा दो। उनको खाली इस तरह से करके पतंग उड़ाना सिखा दो। तो ये हमारे पतंग उड़ाने की इंतजाम कर रही है ये आरएसएस बीजेपी सरकार, कि ना बांस रहेगा ना बजेगी बांसुरी। आप बताइए, इस पर भी कोई सवाल नहीं उठा। और ये आलिम इस्लाम, आलिम दीन, आलिम दुनिया, आलिम भारत, इनको कोई शर्म है या कुछ? वहां एयर कंडीशन बैठ के और वहां के करीम होटल में ये मुर्गे पाड़ते हुए हैं, ये इनको इस सब का कुछ भी इनको अंदाजा नहीं था। हम तो कह रहे हैं कि करीम होटल नहीं, वो कहीं और जाकर खाएं, लेकिन थोड़ा सा जो नमक खा रहे हो, जिस देश का नमक खा रहे हो, उस देश के लोगों के लिए भी तो थोड़ा सा कर लो। क्योंकि वो पैसा तो ये आलिमों ने अपने जेब से नहीं दिया होगा, पैसा तो किसी का लगा है, और वो पैसा इस देश के लोगों का है। और जो टैक्स देते, अब तो खैर हर आदमी टैक्स दे रहे हैं। काजमी साहब एक ये भी था ना कि टैक्स पेयर होते हैं। अब तो हर आदमी, आप माचिस खरीद रहे हो उसमें आप टैक्स दे रहे हो, आप टिकट ले रहे हो उसमें टैक्स दे रहे हो, आप मेट्रो में जा रहे हो उसमें टैक्स दे रहे हो, हर चीज में आप टैक्स दे रहे हो जीएसटी के नाम पर। तो बात यह है कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये बहुत शर्मनाक है। और आप फिजिकली हमले नहीं कर रहे हैं, आप अगली आने वाली पीढ़ियों का भी सत्यानाश कर दे रहे हैं। एक मैं टीचर होने के नाते इस बात को मैं जानता हूं कि आप अगर एक जनरेशन को शिक्षा से बाहर कर देंगे तो अगली 10 जनरेशन तबाही, भीख मांगेंगी, रिक्शा चलाएंगी, वो भी नहीं मिलेगा, नहीं तो वो क्राइम में जाएंगी।
ये हमारी बहरहाल कंस्ट्रेंट है टाइम की कि सोशल मीडिया पर बहुत लंबी बात नहीं हो सकती। मैं मुख्तसर उस पर जाना चाहता हूं, कश्मीर फाइल्स पे क्या हुआ है। कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म जिसको बाकायदा बीजेपी आरएसएस ने प्रमोट किया, सरकारी लोगों को छुट्टी दे करके, टिकट दे करके देखने के लिए कहा। उस पर इजरायली डिप्लोमेट ने क्या कुछ कर दिया, क्या कुछ हुआ? इजरायली जो ज्यूरी चीफ थे पहले, डिप्लोमेट ने तो जो करना था वो मोदी जी के लिए किया ही उन्होंने। मोदी जी का खास दोस्त, खास लंगोटिया जो है वो वहां पर है, वहां पर, और वो इसके बावजूद कि वो सेक्स रैकेट में है, वो करप्शन के उसमें है, उसके बावजूद वो प्रधानमंत्री वहीं बनता है क्योंकि वो सबसे बड़ा गुंडा है। मतलब अभी जो है कोई गुंडे और शरीफ में कोई कंपटीशन नहीं है। जो सबसे बड़ा आतंकी है, सबसे बड़ा लफंगा है, हम उसको राजा बनाएंगे, है ना। तो ये बात आप समझ लीजिए, कश्मीर फाइल्स ने वहां पर आतंकवाद, इस्लामो फैशिज्म से, आतंकवाद से लड़ने के अंदर कोई मदद करने के बजाय स्थिति को और खराब किया है। अभी तक जो राज्य के प्रतीकों पर हमला होता था, अब आम लोगों पर हमला हो रहा है। जो आम, जो हमारे पंडितों पर या गैर पंडितों पर, क्योंकि ये भी कहना सिर्फ पंडितों पर हमला हो रहा है नहीं, दलितों पर हमला हो रहा है। वहां जो गैर मुस्लिम दलित हैं, गैर मुस्लिम सिख हैं, उन पर हमला हो रहा है। यानी उनको निशाने पर ये ले आए हैं, सबको अपने निशाने पर लाए हैं। तो उससे लड़ा जाना चाहिए और एक बहुत घटिया चीज है। लेकिन इसको, इस तरह की हरकतें कर जब ये फिल्म आई थी तभी बहुत समझदार लोगों ने सारी दुनिया में कहा था कि आप ये जो फसल बो रहे हो ना, इसका बहुत बहुत बुरा असर होगा। लेकिन हुआ ये कि वो फिर वही हर चीज को हिंदू मुसलमान बना दीजिए। आप इस बात को भूल जाइए कि ये अपना लाजपत नगर के अंदर और उसके आसपास के जो इलाके, कितने मुसलमान कश्मीरी वहां कर क्या क्या बेचारे कर रहे हैं, वजन ढो रहे हैं और कैसे सामान बेच रहे हैं, और वहां से भाग कर आए, भगाए गए हैं वहां से, वो रुक ही नहीं सकते हैं वहां पर। तो इसको हमने हिंदू मुसलमान सवाल बना दिया। लेकिन ये इनका पागलपन ये है कि ये कुछ पागलपन करके फिर खामोश बैठ जाए थोड़ी देर, उसको एक दुनिया के बड़ा एक पैमाने का, हमारे देश का एक फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें भी रखवा दिया। भाई आप क्या करते हैं कि आपके घर में जो गंदा अंडा होता है, उस गंदे अंडे को ही, आपके यहाँ जो गुंडा होता है, आपके घर का कोई गुंडा होता है, आप उसको छुपाते हैं, यार नहीं जी, हाँ नहीं जी ऐसा है, हमारे इसके कुछ करतूतों से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी समझदार आदमी ये करेगा, आपकी बुराई को छुपाता है। यहाँ ये है कि अपनी गुंडागर्दी को आप कह रहे हैं हम तो सारी दुनिया में इससे इनाम भी जीत रहे हैं, हम इनाम भी जीत, उस नैरेटिव को मजबूत करना हो सकता है इसका मकसद। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने इनको जो जितने समझदार हैं, अपने आप को बहुत होशियार कहते हैं, क्योंकि जैसे भगवत जी ने कल कह दिया कि हमने सारी दुनिया पर राज किया था और विश्व गुरु हम फिर बनेंगे। उन्होंने ये बिहार के भाषण में, हम एक जमाने में विश्व गुरु थे और अब दोबारा विश्व गुरु बनेंगे। तो कितना बड़ा विश्व गुरु बनेंगे कि उन्होंने देखा एक इजरायली है, इजरायली कोई फिल्म वाला दूसरा आने को तैयार नहीं था, तो एक इजरायली है, उसको बुला लिया, और वो नादाव लेपिड, उनके बारे में इन्होंने बैकग्राउंड चेक भी नहीं किया जो डोभाल साहब ने करना चाहिए था। डोभाल साहब ने ये बैकग्राउंड चेक इस बंदे का करा लेते तो नहीं फंसती आरएसएस की सरकार। उन्होंने ये कह दिया साफ साफ कि ये जो फिल्म है ये बेहुदा है, असभ्य है, वल्गर कहा, वल्गर का मतलब है अश्लील है, ऑब्सीन है, भद्दी है, असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है। उसके बाद उन्होंने कहा ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है, और ये किसी भी आर्टिस्टिक कंपटीशन में भेजने लायक सोचा भी नहीं जाना चाहिए। और उस बंदे ने साफ सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कहा, और बाद में एक दो आदमी जो किसी के भी हो सकते हैं, नहीं हम तो उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन जब वो बोल रहा था सबके सामने, सैकड़ों लोगों के सामने, सारी दुनिया के प्रेस के सामने, ये सुदीप बंदो कोई है, वो नहीं बोले कि नहीं जी मैं तो इसमें शामिल नहीं था। और उस आदमी को तो आपने पकड़ के उस वक्त पकड़ लेना चाहिए था कि तुम ये कैसे बोल रहे हो। अब वो जो बोल रहे हैं कि मैं उसमें शामिल नहीं था, वो कह रहे हैं ये फैसला तो हुआ, ये बातचीत तो हुई थी, लेकिन उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए था। तो क्या पब्लिक नहीं करना चाहिए था, उसको बेडरूम में ले जाना चाहिए था। खैर आपको ये जानना चाहिए कि ये बंदा कौन है, नादाव लिपिड, जो जायनिस्ट है,
इजराइल और सारी दुनिया की, उनकी आंख की किरकिरी है। इन्होंने इतनी शानदार फिल्में बनाई हैं, इतनी शानदार फिल्में बनाई हैं ज़ायनिज्म के खिलाफ इजराइल में रहते हुए, जिनको दुनिया के बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं। इनको 69 बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दुनिया का बहुत माना हुआ होता है। 2019 की एक फिल्म है सिनोनिम्स के नौजवानों के साथ इजराइल में ये क्या कर रही है इजरायली सरकार, और वो बार बार वो इजरायली नौजवान के जरिए मुसलमानों को दिखाना चाहती है, इजरायली नौजवानों को जो शिकायत। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं अपने सुनने वालों को, इजराइल के अंदर बहुत बड़ी तादाद यहूदियत के खिलाफ है, जायनिज्म के जी, सॉरी, जायनिज्म के खिलाफ है। तो वो, और ये उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। और आपने देखा कि ये जो एम्बेसडर है इंडिया का, उसने कितनी घटिया बात की कि वो मेहमान थे और मेहमान का फर्ज नहीं निभाया। तो मेहमान का फर्ज निभाने का मतलब है आप किसी को, मेहमान को बुला के ये कहो कि आओ हम ये तवाइफ के पास चलेंगे, या हम कोई ऐसा काम करेंगे, या बराबर की घर की लड़की को छेड़ेंगे, या किसी का सामान चुराएंगे, तो मेहमान चुप रहेगा। यानी मेहमान जो है अपनी जमीन और सब कुछ बेच देगा। वो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके जाने से पहले उन्होंने जो कहा, आमतौर पर क्या होता है, ये ज्यूरी के चीफ थे और हमारे देश के लिए बड़ी शान की बात थी कि ये आए थे, और ये बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है। इन्होंने जाते हुए जो कहा, इन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये कैसे बचकर निकले। पहले तो उन्होंने जो जाते हुए कहा, जरा उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने वाई नेट को, इनको पता लग गया था इनके साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि कई जगह इन पे केस हो रहे हैं और इनको तो लिंच भी किया जा सकता था, इनको लिंच भी किया जा सकता था। इन्होंने वाई नेट को कहा, हैप्पी टू बी ऑन वे टू द एयरपोर्ट, इट इज क्रेजी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मैं एयरपोर्ट की तरफ निकल गया हूं। ये एक पागलों जैसा है, यहाँ जो कुछ हो रहा है वो समझ में आने वाला नहीं है। यानी उनको सारी सूचना आ रही थी कि उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा, और बॉम्बे में थे वो। और उसके बाद उन्होंने जाने से पहले कहा कि ये जो फिल्म है, ये तो कहा कि आर्ट के लिए नहीं है, इसके लिए उन्होंने कहा कि इजराइल में जो जायनिस्ट फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, और ये आरएसएस के और हिंदुत्व जाहिलों को मैं बताना चाहता हूं कि फिलिस्तीनी सिर्फ मुसलमान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बड़ी बड़ी तादाद जो है ईसाइयों की। और अभी जो अल जजीरा की जो बड़ी लड़की को सीनियर कॉरेस्पोंडेंट को मारा है, वो एक ईसाई लड़की है, शीरी अबू अकले उसका नाम था, वो खुद ईसाई थी। जी हाँ, जी, वो खुद ईसाई है। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि ये कश्मीर में जो सरकार कर रही है उसको फिल्म के जरिए उन्होंने दिखाया है, उसको फिल्म के जरिए दिखाया है। देखिए कश्मीर, इजराइल में क्या कर रहे हैं, उनके वोटिंग राइट खत्म कर दिया है, यहाँ वोटिंग राइट खत्म करने जा रहे हैं। इतने छोटी से रियासत के अंदर 6 लाख वोट बढ़ गए हैं। अब 6 लाख वोट जो है, जो 1 महीने रहेगा, जहां तक मुझे जानकारी है, उसको भी आप आह्वान वोट देने का अधिकार दे देंगे। आप बड़े बड़े घराने जो हैं, उनको टूरिज्म के नाम पर उनको सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदने का दे रहे हैं कि वहां पर वो अय्याशगाहें बनाएंगे, वो सब खत्म करेंगे। मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूं कि मैं पिछले 3-4 साल से कश्मीरी सेब, जो यहाँ के बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां पर कश्मीरी सेब नहीं आ रहा है। कश्मीरी सेब, हिमाचली सेब भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कश्मीरी सेब उससे सस्ता होता है। आप ताज्जुब करेंगे कि कश्मीरी सेब नहीं मिलता है दुकानों में। बहुत सारी जगह अब आपको रूह अफ़ज़ा नहीं मिलता है। तो ये एक अलग तरह की जंग, एक अलग तरह की जंग चुनौर। और ये मैं आरएसएस के गवारों को ये भी बताना चाहता हूं कि वो जो हलाल करते रहते हैं, यहूदी जिनकी ये ज़ायनिस्ट जिनके साथ वो खड़े रहते हैं, उनका कोशर बिल्कुल, कोशर हलाल से भी ज्यादा सख्त पाबंदी वाला है कोशर जो है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शम्सुल इस्लाम साहब, आपसे बात करने में हमेशा हर जुमले में कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन होती है, और ये बहुत लोगों के लिए आंख खोलने के लिए होगा कि ये जो इजरायली जूरी चीफ थे
फिल्म चीफ फेस्टिवल नाडव में। लेपिड, नाडव लेपिड, नादव लेपिड, वो खुद जायनिज्म के खिलाफ थे। ये बहुत ही अहम इशू है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। जी फिर जी, एक चीज आखिर रह में। जाती है, फिर एक हाँ चीज रह जाती है। हाँ आप जानते हैं कि 27/11/2022 को मैसूर शहर के अंदर बस स्टैंड थे जिनमें डोम थे, गुंबद थे, हम्म, उनको ढाया गया कि जी जी, मस्जिद दिखते हैं। उस हिसाब से तो राष्ट्रपति भवन को भी ढाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी ढाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बड़े गुंबद के साथ 2 गुंबद साथ में। वहां जी उसका ये कहना था कि 3 गुंबद एक साथ जो है मस्जिद बन जी जाते हैं। जी जी, मतलब ये मस्जिद से, इस्लाम से, मुसलमान से इतना, ये इतनी इतनी नफरत, जी जी जी, इतनी नफरत कर जिहालत रहे हैं जिहालत कि जिहालत और नफरत, हर जी, चीज उसमें एक साथ है। यानी सब कुछ तबाह कर देंगे ये, जी जी अपने पैसे का बनाया हुआ ये बस स्टैंड, जी 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 जिसपे वहां का जो बीजेपी का एमएलए है कृष्णा राज, सॉरी, वो जो वहां के एमएलए हैं, वो कह रहे हैं, कृष्णा राज, कि ये मैंने बनवाया था अपने अपने खर्चे से, जी 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 जी, और आप ये तबाही करके आप लोगों को बांट रहे हैं। तो हाँ ये बेसिकली डिमोलिशन स्क्वाड है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये और डिमोलिशन ये स्क्वाड है, एक पागलपन भी है। इंसानियत का डिमोलिशन स्क्वाड। रेप करने को जस्टिफाई करते हैं, कत्ल करने को जस्टिफाई करते हैं, बुलडोजर चलाने को जस्टिफाई करते हैं। तो देश किन के हाथ में है, हमने समझना है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। मैं अब इसमें कुछ और ऐड नहीं करूंगा क्योंकि काफी वक्त हो गया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।